तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन की परमाणु मॉडल की बात कर चुके हैं। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। हम लोगों के पास जो सेकेंड परमाणु मॉडल होता है वो होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन जो हुआ उसको असफलता मिली और उससे प्रेरणा लेकर जो होता है आपके पास रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों के साथ क्या किया, विद्यार्थियों के साथ रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या की। तो चलिए समझते हैं क्या होता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ठीक है, तो सेशन में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक, सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड क्या है, जो आपके पास थॉमसन है उसकी मॉडल में जो कमी थी उसे ठीक करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल जो है प्रस्तुत किया। और इन्होंने किस सन में प्रस्तुत किया, तो याद रखिए इसका सन जो है वो आपको पता होना चाहिए। 1911 में इन्होंने अपना परमाणु मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया। अब इसकी परमाणु मॉडल की खास बात क्या है, ये इसकी वजह से हमें कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त हुआ। पहले तो स्वयं रदरफोर्ड ने ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि उससे 2 बार गलती हो चुकी थी, इस वजह से उसे परमिशन नहीं दिया गया। उन्होंने ये कार्य अपने 2 शिष्यों को करने के लिए दिया और उसकी सहायता से क्या हुआ, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड की देखरेख में मार्सडन और गाइगर जो उसका स्टूडेंट है उन्होंने ये प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड क्या करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था कैसे, ये आपके पास जो होता है अल्फा कण होता है। ठीक है, अल्फा कण इसे हम लोग कहते हैं अल्फा कण। अब ये अल्फा कण जो होता है ये क्या होता है, तो He का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक। ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हीलियम का नाभिक है, ये अपने आप में जो है विकिरण रिलीज करता है। इसको हम लोग जो है सोने की पन्नी, सोने की महीन पन्नी, अल्फा कण की बौछार सोने की महीन पन्नी के ऊपर जब करते हैं तो यहां हमें क्या मिलता है कि कुछ अल्फा कण जो होता है आपके पास सीधे चले जाते हैं और कुछ अल्फा कण जो होता है कुछ कोण से क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। और लगभग लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग में पुनः वापस आते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हम लोगों के पास परमाणु जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उसका अधिकांश भाग जो होता है खोखला होता है। और उनमें से 20,000 में से लगभग एक कण हो सके वो अल्फा कण जो होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव से टकराने की वजह से वो 180 डिग्री के कोण से क्या होते हैं, पुनः अपनी मार्ग मतलब उसी दिशा में लौट आते हैं। तो इस व्यवस्था में क्या किया गया, स्क्रीन लगाया गया और ये स्क्रीन ZNS का होता है, जहां टकराने के बाद धब्बे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ताकि चमकदार परतें दिखाई देते हैं ताकि हमें पता चल सके। तो ये व्यवस्था उन्होंने किया। यही चीज यहाँ लिखा है, सोने की पतली पन्नी ली गई, उसके बाद उस पर अल्फा कण छोड़े गए और चारों तरफ एक स्क्रीन, ये जो ZNS दिख है ये स्क्रीन है और ये क्या होता है आपके पास चमकता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इसके आधार पर अपना निष्कर्ष दिया। पहला पॉइंट ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खाली होता है। ठीक है, तो परमाणु का अधिकांश भाग पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये जो परमाणु है इसका अधिकांश भाग जो गोलाकार होते हैं वो खाली होते हैं। किससे पता चला, तो अल्फा कण की मदद से, क्योंकि वो सीधे आर पार निकल गए। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि परमाणु का द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में संकेंद्रित रहता है। परमाणु का छोटे से भाग में सकेंद्रित रहता है।
जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक का तो रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा निष्कर्ष इन्होंने ये बताया कि लगभग 20,000 में से एक कण जो होता है पुनः अपनी दिशा में वापस लौट आता है। इससे ये पता चलता है कि परमाणु का धन आवेश छोटे से केंद्र पर संकेंद्रित है। ठीक है, तो उसी में जो आपके पास परमाणु का द्रव्यमान जो होता है उस धन आवेश केंद्र पे क्या होता है, निहित होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना निष्कर्ष दे दिया। उसके बाद इस मॉडल की कुछ कमियां हैं, वो कमी हम लोग जिसे दोष कहते हैं वो डिस्कशन करते हैं। क्या होता है दोष? ठीक है, रदरफोर्ड ने ये बोला कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उच्च कक्षा से क्या होगा, ये निम्न कक्ष में आएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, परमाणु अंत में जाकर नाभिक में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा, जिससे किसी भी परमाणु की अस्तित्व समाप्त होने की संभावना है। तो ये पहला इनका दोष यही है कि ये परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय, नाभिक में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जिससे वो अंत में नाभिक में जाकर नाभिक में गिर जाते हैं। और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो पहला गलती इनसे यही हुआ कि इन्होंने परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। फिर दूसरा जो है, इनके अनुसार परमाणु की स्पेक्ट्रम जो होता है वो स्थायी होना चाहिए, परंतु इनके द्वारा जो प्रस्तावित मॉडल है उसमें हमें स्पेक्ट्रम जो है असतत प्राप्त होता है। सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, परंतु हम लोगों को जो प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, असतत होते हैं। तो सेकंड इसकी गलती ये है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु रदरफोर्ड के अनुसार स्पेक्ट्रम असतत होते हैं। तो ये इनकी दो गलतियां हैं जिसकी वजह से इनकी परमाणु मॉडल जो होता है असफल हो जाता है। इनके जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि नाभिक की खोज इन्होंने किया, पहला पॉइंट नाभिक
की खोज की। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके मॉडल को सूर्य मॉडल भी कहते हैं। इसके मॉडल को तो ये रदरफोर्ड की मॉडल की जो है विशेषता व कमियां हैं। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखिए, फिर इसके आगे का डिस्कशन जो बोर का परमाणु मॉडल है वो हम लोग दूसरे दिन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।